गाइस, अब हम गायनेकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज। जो ये नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज, इसी से हम डेफिनेशन का अर्थ निकालेंगे। पोस्ट मतलब होता है बाद में, पार्टम मतलब होता है डिलीवरी। ओके, तो डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होती है, जो ब्लीडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। मतलब कि सिंपल सा अगर इसका हम मतलब समझे तो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे पोस्टपार्टम हेमरेज को, तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा हो जाए या फिर सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस 1000 ml मतलब 1 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। और एक और तरीके से समझे पोस्टपार्टम हेमरेज को, तो कोई भी ब्लीडिंग जिसमें हीमोग्लोबिन 1 ग्राम % से कम हो जाए, ओके, और या फिर ऐसी ब्लीडिंग या कोई भी ब्लीडिंग जिसमें जो मैटरनल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। आइए अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है इसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर। तो माइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड लॉस लेस देन 1000 ml होता है, मतलब कि 1 लीटर से कम ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन को हम माइल्ड के अंडर कंसीडर करते हैं। वहीं जो मॉडरेट कंडीशन आती है उसमें जो 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में जो ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को हम मॉडरेट कंडीशन में डालते हैं। वहीं जो सेवियर ब्लड लॉस होता है उसका अमाउंट होता है मोर देन 2 लीटर, मतलब मोर देन 2000 ml। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैसिव ऑब्स्टेट्रिक ब्लड लॉस, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड लॉस होता है वो ज्यादातर मोर देन 1500 ml होता है, 1.5 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस होता है। वहीं जो हीमोग्लोबिन का लॉस होता है वो मोर देन 4 ग्राम। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मैसिव ऑब्स्टेट्रिक ब्लड लॉस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि 1 लाख लेडीज में 130 जो लेडीज होती हैं उनकी जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है वो 130 लेडीज में होता है। मतलब कि 1 लाख में 130 लेडीज होती हैं, उनको पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। आइए समझते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का मतलब क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। ये दो हेमरेज को हम ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, ये मोर देन 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड के दौरान होता है, ओके। और पोस्टपार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद, मतलब कि जो ब्लीडिंग होती है वो डिलीवरी के बाद होती है, तो उस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। वहीं जो ब्लीडिंग 28 हफ्ते के बाद होती है उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये जो ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है ये कॉमन रीजन है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं जो जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम देखें एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हेमरेज में, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, ओके। अगर हम कंपेयर किए एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज से। आइए अब हम समझते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पहला होता है एटोनिक यूट्रस, मतलब कि जो यूट्रस का जो टोन होता है वो एब्सेंट हो जाता है, मतलब एटोनिक, ए मतलब एब्सेंट ऑफ टोन, ओके। तो यूट्रस के टोन का एब्सेंस हो जाता है, ओके। दूसरा होता है इंजरीज, मतलब ट्रॉमा, जैसे यूट्राइन, सर्वाइकल और वजाइनल रीजन में जो ट्रॉमा या इंजरी हुई होगी उसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तीसरा होता है कोएगुलेशन डिफेक्ट या फिर इनसफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन अगर सफिशिएंटली नहीं बनेगा तो कोएगुलेशन डिफेक्ट होने के चांसेस आते हैं और उसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं और ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। चौथा होता है रिटेन बिट्स ऑफ टिश्यू या फिर प्लाजेंटल टिश्यू, मतलब कि जब डिलीवरी हो जाती है और कुछ प्लाजेंटा का टिश्यू, कुछ प्लाजेंटा का पार्ट रह जाए अगर उस यूट्रस में, तो उससे वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और उसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकते हैं। तो हम इसको, ये जो 4 कॉजेस हैं उसको हम 4T से याद रख सकते हैं, 4T, टी से, जैसे कि एटोनिक, टोन, टी होता है, पहला टी हो गया टोनिक से टोन, दूसरा हो गया ट्रॉमा से, ओके, टी फॉर ट्रॉमा, तीसरा होता है टिश्यू, ओके, ये टिश्यू से जो प्लाजेंटल टिश्यू रह गई हैं, चौथा होता है थ्रोम्बिन, ओके, तो टी से थ्रोम्बिन। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं क्या कारण होते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के, तो 4 T's हो गए, ओके। जितने भी हमने कारण के बारे में समझा था, आइए हम एक एक जो कॉजेस होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया था कॉज होता है वो एटोनिक यूट्रस होता है, मतलब कि जो यूट्रस का टोन खत्म हो जाता है, मतलब कि यूट्रस लूज हो जाता है। तो उसमें जो एग्जांपल आते हैं उसमें क्या कारण होते हैं यूट्रस लूज होने के, पहला होता है यूट्रस लार्ज हो, मतलब कि ट्विंस हो, मतलब कि एक यूट्रस में 2 बेबी एक साथ हो तो उसके कारण यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, तो उसके कारण यूट्रस लूज हो जाता है। दूसरा होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस यूट्रस में, तो उसके कारण जो यूट्रस का टोन होता है वो लूज हो जाता है, ओके, लॉस हो जाता है वो यूट्रस का टोन। तीसरा होता है लार्ज बेबी, बेबी की साइज अगर जो एक्चुअल नॉर्मल साइज होती है उस दौरान अगर उससे ज्यादा हो जाए तो जो उसके कारण जो यूट्रस का जो टोन होता है वो लूज हो जाता है, ओके, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ टोन, ओके, ऑफ द यूट्रस। तो इस दौरान ये कुछ कारण रहे। चौथा हो गया इन्फेक्शन, मतलब कि तो इसमें आता है कोरियो एमनियोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि देखिए गाइस, जो यूट्रस में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो उसको हम बोलते हैं पीआईडी, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। देखिए जब पेशेंट प्रेग्नेंट रहता है तो जो लेयर होती है यूट्रस की उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ इंस्टेड ऑफ एंडोमेट्रियम। आप समझ सकते हैं कि जो डेसिडुआ होता है उसमें एमनियन और कोरियन अटैच होता है, तो पूरा मिला के अगर इन्फेक्शन उस डेसिडुआ में हुआ जिसमें ऑलरेडी एमनियन और कोरियन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे कोरियो एमनियोनाइटिस। जैसे पांचवा कारण हो गया प्रोलॉन्ग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, तो जो मेम्ब्रेन है यूट्रस का वो मैच्योर होने से पहले ही फट गया तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। और पांचवा होता है प्रोलॉन्ग लेबर, अगर ये जो लेबर का टाइम होता है वो खिंचता गया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पूरा मिला के ये कुछ 6 कारण है, ये एटोनिक यूट्रस को प्रमोट करती हैं और इसके कारण ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा कारण हो गया इंजरीज, मतलब टी फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा बोल सकते हैं। तो यूट्राइन, सर्वाइकल और वजाइनल रीजन में कोई भी इंजरी हो गई, ये सभी पार्ट में अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है वो जेनिटल ट्रैक्ट में होती है, और जेनिटल ट्रैक्ट में कोई भी ब्लीडिंग हो गई तो उससे हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं।
तीसरा हो गया कोएगुलेशन डिफेक्ट, जिसमें बोल सकते हैं हम थ्रोम्बिन डिफेक्ट। ओके, तो उसको एक और तरीके से बोल सकते हैं वोन विलीब्रेंड डिजीज। ओके, तो ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, क्योंकि थ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके कारण जो पोस्टमार्टम हेमरेज है वो प्रमोट होता है, वो ज्यादा होता है। चौथा होता है रिटेन बिट्स ऑफ टिश्यू, मतलब कि जो डिलीवरी के बाद अगर कोई भी प्लाजेंटल टिश्यू रह जाए यूट्रस में तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है और उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और दैट्स लीड्स टू पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये टोटल 4 कारण है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है और समझने की कोशिश की है। आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। देखिए, पोस्टमार्टम हेमरेज के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है उसमें यह बताया गया है कि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको हम प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। वहीं अगर जो डिलीवरी के 24 घंटे बाद टिल 12 वीक अगर ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। और जो कारण होता है सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज का वो है प्लाजेंटल बिट्स रिटेन, मतलब कि जो प्लाजेंटा का जो पार्ट है, कुछ बिट्स ऑफ प्लाजेंटल टिश्यू है, वो अगर वो यूट्रस में रह जाते हैं तो उसे इन्फेक्शन होगा और ब्लीडिंग होगी। तो डेट्स कंडीशन लीड्स टू द सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज।